RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको एक फॉर्मूला CGX UV मार के नाम से बताया था, जो कि CGX UV मार आवृत्ति के घटते क्रम में था या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, या कह सकते हैं ऊर्जा के घटते क्रम में था। अब जो ये स्पेक्ट्रम है उसके साथ साथ हमने आपको विबग्योर भी बताया था, जो कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो आखिरकार इन स्पेक्ट्रम का पता कैसे चलता है, इन्हें हम प्राप्त कैसे करते हैं, यहाँ पर आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में ही जानकारी देंगे कि स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हमने विबग्योर यानी इंद्रधनुष का बताया था। जब वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें VIBGYOR विबग्योर नीचे से ऊपर की ओर होता है। सबसे नीचे आपका वायलेट होता है, सबसे ऊपर आपका रेड होता है। तो इस प्रकार से पानी की बूंदे उस सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में परिवर्तित कर देती हैं। फिजिक्स में इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम इसके लिए एक विशेष उपकरण का प्रयोग करते हैं, विशेष टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप यानी वह यंत्र जिसकी सहायता से किसी भी ऊर्जा का, किसी भी प्रकाश का, लाइट का हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। लेकिन जब इसी हम जो ये हमें विभिन्न श्रेणियां प्राप्त हुई हैं, अगर हम इनको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर लें, जैसे कि यहाँ पर तो आपको सामने चित्र इस प्रकार से दिखाई देता है इंद्रधनुष का, लेकिन वहां पर अगर हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करें तो वहां पर ये लाइनें कुछ इस प्रकार से मिली हुई आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो जब इनको इस ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उस अवस्था में इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है, और एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रोग्राफ हमें प्राप्त होता है इसे ही स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब जो स्पेक्ट्रम है हमारे, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है एमिशन यानी उत्सर्जन का स्पेक्ट्रा, और एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो 2 प्रकार के आपके स्पेक्ट्रम हुए, उत्सर्जन और अवशोषण। जैसे नाम से ही है, अवशोषण तो तब प्राप्त होगा जब कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित करती है, तो उसमें से जितना प्रकाश वो अवशोषित कर रही है उसके रेस्पेक्ट में, और उत्सर्जन जब वो वस्तु इलेक्ट्रॉन या प्रकाश को उत्सर्जित करती है, तब हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेशल वस्तु के द्वारा उत्सर्जित किए हुए प्रकाश के द्वारा, तो उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक हम थोड़ा सा इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो पहले हम लेकर चलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा एक ही बात है, चलो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम लिख रहे हैं। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है? जब किसी भी वस्तु पदार्थ से हमारी रेडिएशन उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, और उस वस्तु से निकले हुए उत्सर्जन को हम किसी प्रिज्म पर डालते हैं, और उस प्रिज्म से फिर जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं। ये तरीका होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने का। अब एक्चुअल में उन पदार्थों से स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, तो उसके 3 वेज होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है किसी भी ग्लोइंग वस्तु जो होती है आपकी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट, चमकदार वस्तु से उत्पन्न हुए प्रकाश को इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा हम फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर लें। एक तरीका तो होता है ये। दूसरा तरीका होता है किसी भी ट्यूब में हम कोई गैस भर दें और उस गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेकर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी उसके अंदर चिंगारियां प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी हमारा ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकता है। और तीसरा हो सकता है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें, पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें, तो गर्म करने पर भी वो अपने अंदर से विशेष प्रकार के प्रकाश किरणों को या रेडिएशन को निकालता है, जिसके आधार पर हम स्पेक्ट्रम को, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को
प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे कि कोई भी चमकदार वस्तु हो सकती है किसी गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर, और या फिर तीसरा हम पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें। तो इसी क्रम में हमारा जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो भी 3 प्रकार का ही होता है। वो क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेथड में आपका आता है सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सतत, लगातार जिसको कहते हैं। अब सतत स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है? किसी चमकदार वस्तु जैसे कि आपका एक बल्ब हुआ, सूर्य हुआ, तो इस प्रकार की जो चमकदार वस्तुएं हैं उनसे उत्पन्न हुए प्रकाश को, उनसे उत्पन्न हुए रेडिएशन को हम पहले प्रिज्म से गुजारते हैं। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है अगर उसको देखा जाए तो उसमें कुछ इस प्रकार से लगातार रेखाएं प्राप्त होती हुई चली जाती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि इसमें इतनी सारी रेखाएं लगातार उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आपका इंद्रधनुष है वो एक सतत स्पेक्ट्रम ही है सूर्य से प्राप्त होने के कारण। तो इसका कारण यह है कि कोई भी जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है, चमकदार वस्तु है इस प्रकार की, जो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन, विकिरण पैदा करती रहती है, तो उसमें से लगभग सभी प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। अनेक प्रकार के विकिरण, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं उसके अंदर होती हैं, जिनका ये अलग अलग प्रकार का स्पेक्ट्रम आपके सामने उपस्थित हो जाता है। लगातार होने के कारण इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दूसरा स्पेक्ट्रम आपको बताया था कि जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस को भरकर उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न करने पर, पैदा करने पर जो उसके अंदर गैसीय अणु हैं, अणु का जिक्र कर रहा हूं मैं, वे अणु पहले तो उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात ऊर्जा को निकालते हैं। तो उनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड होता है एक निश्चित दूरी तक के लिए स्पेक्ट्रम। इसको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे, यानी छोटी छोटी दूरी तक एक ही प्रकार की इस ऊर्जाएं जो होती हैं उसके अंदर उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको बैंड स्पेक्ट्रम। एक निश्चित दूरी के लिए वे छोटे छोटे स्पेक्ट्रम बनाते हैं, क्योंकि जो गैसें होती हैं, जो पदार्थ हैं आपके, उनके अंदर अणु उपस्थित होते हैं और अणुओं में समान या भिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। उन अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के द्वारा अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है, जिसके आधार पर हमें ये बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर इस बैंड स्पेक्ट्रम का इस प्रकार से हम व्याख्या या जो परिभाषा है वो दे सकते हैं। तीसरा आता है आपका रेखीय स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम आपका बिल्कुल सतत स्पेक्ट्रम के तरीके से होता है, लेकिन फर्क उसमें क्या होता है कि बस वो लाइन वाइज ऐसे कुछ दूरी पर लगातार रेखाएं तो होंगी, लेकिन एक ही प्रकार की रेखाएं होंगी, सारी की सारी समान मोटाई चौड़ाई की रेखाएं होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम रेखीय या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बारे में आपको बताया है कि जब किसी पदार्थ को हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम में हमारा क्या होता है कि गर्म करने पर पदार्थ परमाणुओं में टूट जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया है, ये आपका अणुओं के रेस्पेक्ट में है और ये आपका परमाणुओं के रेस्पेक्ट में आपका स्पेक्ट्रम होता है। परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं तो इनके आधार पर हमें एक फायदा हो जाता है इन स्पेक्ट्रम का कि हम पहचान कर सकते हैं उन परमाणुओं की। जैसे कि अगर हम सोडियम को ले लें, Na है हमारा, कैल्शियम है, तो इनके जो आयन है वे आयन अलग अलग प्रकार के रेखीय स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करते हैं। तो हमें ये जानकारी हो सकती है उन स्पेक्ट्रम के द्वारा कि ये तत्व कौन सा है, या किसी यौगिक के अंदर, अणु के अंदर कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं, उनकी पहचान हम इस स्पेक्ट्रम मेथड के द्वारा भी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम हमारे हाथों की जैसे फिंगरप्रिंट्स प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं ना, तो ये स्पेक्ट्रम उन परमाणुओं के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए हम इन स्पेक्ट्रम का प्रयोग कर सकते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हम अगर चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।
परमाणुओं के अंदर आगे आप लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से किसी भी अन्य निम्न ऊर्जा स्तर तक आ सकता है। अब ये ऊर्जा स्तर क्या है, हम आपको ये आगे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर केवल हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की पहचान कर सकते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। चित्र के द्वारा स्पेक्ट्रम को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसी के साथ साथ अगर हम अवशोषण स्पेक्ट्रम को देखें तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो सामान्यतः आप लोग स्वयं को देख सकते हैं, अगर आप लोगों के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है तो आप ज्यादा से ज्यादा दौड़ धूप करते फिरेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, कुछ न कुछ आप लोग खुरापात करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप थक जाओगे तो आप आसानी से बैठ जाओगे। लेकिन अगर आसानी से बैठ गए तो उसके पश्चात फिर से खाना खाओगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो आप लोग फिर से कोई ना कोई प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो परमाणु होते हैं वो भी अपनी रुकी अवस्था में यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं। जब परमाणु अपनी पहली निश्चित अवस्था में होते हैं तो उसको निम्नतम ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो परमाणु जब ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है उच्चतम ऊर्जा स्तर, या कह सकते हैं उसको एक्साइटेड स्टेट। इसको निम्नतम को बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट। तो ये उत्तेजित अवस्था कहलाती है। लेकिन उत्तेजित अवस्था में परमाणु 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह सकता है। वो साथ के साथ अपनी ऊर्जा को त्याग देता है और त्याग कर फिर से निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आने की प्रवृत्ति रखता है। तो इन प्रक्रियाओं के बीच ही अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। तो जैसे परमाणु है, हमने उसको कुछ ऊर्जा दी, ऊर्जा देने पर वो निम्नतम से उच्चतम ऊर्जा अवस्था में जाता है। तो इस अवस्था में कुछ ऊर्जा ट्रांसमिट हो जाती है, आर पार निकल जाती है, और कुछ ये ग्रहण कर लेता है। तो जैसे इसने यहाँ की ऊर्जा ग्रहण की तो यहाँ आपकी डार्क लाइन प्राप्त हो जाएगी, यहाँ की ऊर्जा ग्रहण की तो यहाँ डार्क लाइन प्राप्त हो जाती है। तो ये तो लाइन स्पेक्ट्रम की प्राप्त होंगी, लेकिन बीच में कुछ डार्क लाइन आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होती हैं। इस डार्क लाइन के स्पेक्ट्रम को ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब पदार्थों को ऊर्जा के मार्ग में रखा जाता है तो वे ऊर्जा की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, जिनके स्थान पर गहरी रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न स्पेक्ट्रम ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि अब ये फिर से दोबारा से जब ऊर्जा निकालते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अगर चित्र द्वारा इसको भी प्रदर्शित किया जाए तो कुछ इस प्रकार से अगर हम कक्षकों को लेकर चलें तो इन कक्षाओं के बीच हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को भी चलो यहाँ साथ के साथ ही बना लेंगे। तो ये एक प्रकार से आपका एक तरफ उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक तरफ आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो एक बात का ध्यान रखना कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो आपकी रेखाएं होती हैं, स्पेक्ट्रमी लाइन होती है, उनकी संख्या सदैव अवशोषण स्पेक्ट्रम से ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि ये आपकी है ग्राउंड स्टेट, निम्नतम ऊर्जा अवस्था। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, परमाणु ऊर्जा को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक निश्चित ऊर्जा स्तर से चलेगा। 0 से चला तो वो अलग अलग किसी भी ऊर्जा स्तर में पहुंच सकता है। इस प्रकार से यहाँ हमने मान के चलिए आपकी 0, 1, 2, 3 और 4 आपके संक्रमण स्तर हैं। इन स्तरों में सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब वो जाएंगे तो एक निश्चित ऊर्जा को ग्रहण करने के पश्चात ही इन कक्षकों में, इन स्तरों में जा सकते हैं। लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन इस उच्चतम ऊर्जा स्तर से, ये हाईएस्ट है जो एक्साइटेड स्टेट है, वो इससे इसमें भी आ सकता है, इतनी ऊर्जा त्याग सकता है कि इससे इस दूसरे स्तर में भी आ सकता है, इस दूसरे से की अपेक्षा तीसरे में भी जा सकता है और चौथे में भी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इस दूसरे ऊर्जा स्तर में, जो कि यहाँ पर तीसरा स्तर है, तो यहां से ये अपना इस अगले स्टेज में आ सकता है, फिर आपका यहां इस अगले स्टेज में आ सकता है, और इस पोजीशन से इस दूसरी पोजीशन में भी आ सकता है। यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो ये सभी उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी लाइंस कहलाती हैं। जबकि अवशोषण में केवल एक ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर तक ही स्पेक्ट्रम उत्पन्न
हो सकता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी लाइन सदैव अवशोषण स्पेक्ट्रमी लाइनों से ज्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने स्पेक्ट्रम खींचना बताया, स्पेक्ट्रम की पहचान करना बताया। अब आगे वैसे विशेष प्रकार के परमाणु के द्वारा जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम आता है वो आपको बता चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन एक विशेष तत्व है, इसके द्वारा उत्पन्न किए गए स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देंगे। तो आगे की नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर हो सके तो किसी प्रकार का अच्छा बुरा जैसे भी आप महसूस करते हैं कि हमने इस वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से समझाया है या नहीं समझा पाए, या हमें अब किसी और प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, या हमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि आप कमेंट करना भी न भूलें। तो आज की वीडियो के लिए फिर से आपका धन्यवाद और अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।